नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे संविधान के रक्षकों के बारे में। आजकल यह केस इसलिए भी खबर में है क्योंकि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का निर्धारण करने वाले केस के प्रमुख याचिकाकर्ता यानी कि पिटिशनर रहे एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का केरल के कासारगोड जिले के एडनेर स्थित उनके आश्रम में 6 सितंबर को 79 साल की उम्र में निधन हो गया। वह वैसे भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनको केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है। आइए इस केस के बारे में समझते हैं और देखते हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो केस दाखिल हो रहे हैं उन पर इस केस के निर्णय का क्या असर पड़ेगा। लगभग 47 साल पहले 24 अप्रैल 1973 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले को भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस मामले में 5 महीने की डिबेट और 68 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लगभग 100 केसों को खंगाला गया। अटॉर्नी जनरल ने 71 देशों के चार्टर कोर्ट में पेश किए। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। 703 पृष्ठ का यह फैसला अत्यंत विभाजित मतों वाला था और अंत में 7-6 के कांटे के बहुमत से यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट इस हद तक ही कर सकती है जहां तक वह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे। अपने तमाम अंतर्विरोधों यानी कि कंट्राडिक्शंस के बाद भी यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। सभी प्रयास सिर्फ इस एक मुख्य सवाल के जवाब के लिए थे, क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती है, चाहे वो सभी मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों ना हो? अनुच्छेद 368 में इसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में मूल ढांचा वाक्यांश का प्रयोग किया और कहा कि न्यायपालिका के पास उन संवैधानिक संशोधनों और कानून को अमान्य करार देने की शक्ति है जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाती। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में मूल ढांचे की एक आउटलाइन भी पेश की थी। अदालत ने कहा था कि सेकुलरिज्म और लोकतंत्र इसका हिस्सा है। बेंच ने आने वाले बेंचेस के लिए इस मुद्दे को खुला रखा कि वह चाहे तो इस सिद्धांत में कुछ बातों को शामिल कर सकती है और बुनियादी ढांचे का मतलब है कि संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव वगैरह वगैरह। हाल ही में संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में 42वें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए शब्दों धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर और समाजवादी सोशलिस्ट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है इस बदलाव के जरिए नागरिकों पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है क्योंकि दरअसल सेकुलरिज्म, सोशलिज्म राजनीति विचार है। यह याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी इस पर सहमति अनिवार्य रखी गई है, जबकि संविधान की प्रस्तावना के जरिए यह सब मान लेने के बाद
धार्मिक स्वतंत्रता और उसके प्रचार प्रसार करने के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह दो शब्द उसमें संवैधानिक बाधा बन जाते हैं। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 के मूल प्रस्तावना यानी कि ओरिजिनल इंट्रोडक्शन के ज़रिए जो संकल्प देश की जनता ने लिया था, उसमें संशोधन कैसे हो सकता है। अगर कुछ बदलाव, संशोधन या परिवर्तन करना है तो प्रस्ताव यानी कि संकल्प नए सिरे से करना होगा। आपकी जानकारी के लिए विष्णु शंकर जैन हिंदू महासभा के वकील हैं और राम जन्मभूमि न्यास केस को लेकर खासे चर्चित हैं। इतिहास के पन्नों में जरा झांकते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1951 में होती है, जब जवाहरलाल नेहरू अपना पहला संविधान संशोधन करते हैं, जिसमें आर्टिकल 31 यानी कि संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। तो वह इस मामले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। इसे शंकरी प्रसाद मामले के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कुल मिलाकर समझें तो संसद के पास मूल अधिकारों को संशोधित करने की ताकत है, लेकिन समय बीतने के साथ ही 16 वर्ष के बाद पहले की कहानी बदल गई। पंजाब का गोकलनाथ मामला 1967 में आया, तब 17वें संशोधन अधिनियम को संसद में चुनौती दी गई। यह मामला भूमि सुधार से जुड़ा था। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मूल अधिकारों को संशोधन करने की कोई ताकत नहीं है। यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी राजनीति में प्रवेश कर रही थी। न्यायपालिका और सरकार के बीच एक जंग शुरू हो गई थी। उसी दौरान केरल में तब की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार मुहिम के तहत जिमींदारों और मठ के पास मौजूदा हज़ारों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण कर ली थी। सरकार का तर्क था वह ज़मीन को लेकर आर्थिक गैर बराबरी कम करने की कोशिश कर रही है। इसकी चपेट में केशवानंद के एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई। दरअसल इस कानून के तहत मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ ज़मीन पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी गई। केरल हाई कोर्ट के समक्ष इस मठ के मुखिया होने के नाते 1970 में दायर एक याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने संविधान के संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 के प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानून को भी उन्होंने चुनौती दी। जानकारों के अनुसार स्वामी केशवानंद भारती के प्रतिनिधियों को संवैधानिक मामलों के मशहूर वकील नानी पालकीवाला ने सलाह दी थी कि ऐसा करने से मठ को उनका हक दिलाया जा सकता है। हालांकि केरल हाई कोर्ट में मठ को कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट चला गया। केशवानंद भारती केस को समझने से पहले हमें 60 और 70 दशक में इंदिरा गांधी सरकार के कुछ बड़े राजनीतिक फैसलों का जिक्र करना ज़रूरी है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव हमें उस दौर में कई मामलों में देखने को मिला। दरअसल इंदिरा गांधी ने इस दौर में लगातार कई कठोर फैसले लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी सरकार के फैसलों को लगातार कई झटके लगाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इंदिरा गांधी का फैसला और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटा जाना, और यही से केशवानंद भारती केस की बुनियादें पड़ी। बैंक राष्ट्रीयकरण को खारिज करते हुए अदालत ने व्यवस्था दी थी कि अगर किसी की संपत्ति जब्त होती है तो संविधान मुआवजे की गारंटी देता है। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने 1971 में आज़ादी के बाद भी राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स यानी कि वित्तीय सहायता के प्रावधानों को डिसकंटिन्यू कर दिया।
इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह फैसला भी जुडिशल टेस्टिंग में टिक नहीं पाया। एक के बाद एक बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से खारिज होते चले गए। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस में दिए फैसले के बाद की स्थिति का आंकलन कर संविधान में संशोधन करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो 1967 के गोलकनाथ केस के फैसले के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगातार 6 साल तक उठापटक चलती रही और यह तब तक चलती रही जब तक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ गया। दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार की तरफ से कुछ और भी साठगांठ चल रही थी। दी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी के तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले और तत्कालीन स्टील मंत्री कुमार मंगलम ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ बनी थी, जिसमें चीफ जस्टिस सीकरी इसको हेड कर रहे थे। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस DP पार्लेकर, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, KK मैथ्यू, SS रे, SH बेग, SN द्विवेदी के बारे में कहा जाता है सरकार के फेवर में फैसला लाने के लिए इन पर लगातार दबाव बनाया गया, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बहरहाल केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भला ही इंदिरा गांधी सरकार थोड़ा सा अपनी तरफ झुकाने में सफल हो गई थी, किंतु संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की असीमित शक्ति न देकर सुप्रीम कोर्ट यह संदेश देने में ज़रूर सफल रहा कि संविधान संसद के ऊपर है। केशवानंद भारती मामले में इस फैसले ने देश की गणतंत्रीय चरित्र और संविधान के मूल स्वरूप को हमेशा के लिए बचा लिया, लेकिन इस फैसले को सुनाने वाले कई जजेस ने इसका खमियाजा भी भुगता। इस फैसले के अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल 1973 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लिहाजा देश के 14वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस AN रे को इस पद पर नियुक्त कर दिया, जबकि उनसे वरिष्ठ 3 जज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन चूँकि इन तीनों जजों ने केशवानंद भारती मामले में सरकार के पक्ष में फैसला नहीं दिया था, लिहाजा उन्हें लांघते हुए जस्टिस रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि इसके विरोध में तीनों जजों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह थे जस्टिस JM शैलट, जस्टिस KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर। केशवानंद भारती मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिखने वाले जस्टिस HR खन्ना को भी स्वतंत्र विचारों का खमियाजा भुगतना पड़ा था। उन्हें भी कुछ साल बाद वरिष्ठ होने के बावजूद भी नज़रअंदाज किया गया और उनकी जगह जस्टिस बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। जस्टिस खन्ना ने भी तब अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन इन न्यायाधीशों ने अपने पद पर रहते हुए केशवानंद भारती मामले में तब जो इतिहास रचा था वह आज भी भारतीय न्यायपालिका को राह दिखाने का काम कर रहा है। साथियों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा जब भी नया कोई अपडेट आए तो YouTube आपको सूचित कर सके। नमस्कार।